पहला क्वेश्चन आपके सामने में डैश जो है इसके बारे में आपको बोल रहा है कि डैश पाठ्यक्रम उपयोगिता के संबंधित विषय पर आधारित है। इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चे की रुचि के अनुसार किया जाता है। इससे जिज्ञासा, व्यवहारिक रुचि, परिष्कृत अगर आप बात करते हैं अभिव्यक्ति, विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान की रुचि के आधार पर प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये किस चीज का डेफिनेशन है? तो आप बताइए मुझे कि ये जो इतनी बातें आपको बोली गई है कि पाठ्यक्रम उपयोगिता से संबंधित पर आधारित है, पहली बात तो राइट। दूसरी बात यहां पर क्या बोला जाता है कि इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चे की रुचि के अनुसार किया जाता है, बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से किया जाता है, बच्चे की जिज्ञासा का ध्यान रखा जाता है, बच्चे के व्यवहार का ध्यान रखा जाता है। इस तरह के पाठ्यक्रम में बच्चे की जो अभिव्यक्ति है, बच्चे का जो रिप्रेजेंटेशन है, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये कौन सा इसके अंतर्गत करेक्ट होगा? दोस्तों आपको क्लियरली पता चल रहा होगा जहां पर कि बच्चे का व्यवहार, बच्चे का ज्ञान, बच्चे का नॉलेज, बच्चे की समझ, बच्चे की रुचि की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे की जो व्यवहार है उस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक तौर पर बच्चे को रियल लाइफ से जोड़कर आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है, जिसको कि आप बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं या प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं। तो ये पूरी तरीके से बच्चे को ध्यान में रख के एक बेहतर एजुकेशन देने की यहां पर बात की जाती है। एवरीबॉडी राइट? ठीक है, तो ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर होता है पहला। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब जो आपका बेसिक राइट्स है। दोस्तों समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों ही हमारे बेसिक राइट्स हैं। इक्वलिटी, फ्रीडम एंड रिलीजियस फ्रीडम, ये तीनों ही हमारे राइट्स हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार हमारा यहां पर करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि संपत्ति की जब भी हम बात करते हैं ये हमारा एक लीगल चीज है। क्योंकि आप जानते हैं कि सबको आपको इनकम टैक्स रिटर्न या आपकी संपत्ति का ब्यौरा, ये सब कुछ आपको देना होता है। तो आपके पास जो भी संपत्ति है वो क्लियर कट सरकार के अंडर होनी चाहिए, मतलब उनके ऑब्जर्वेशन में होनी चाहिए। तो ये आपको इस चीज को रखने का जो है संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बेसिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है ये सबके पास है और संपत्ति बेस्ड ऑन योर क्वालिटी, बेस्ड ऑन योर रियलिटी होता है ना। तो ये चीज ऐसे हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है? नेक्स्ट नहीं हो रहा है। ओके, यहां से कर देते हैं तत्काल। अरे चलिए, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? खैर देख लेंगे। अभी देखिए आप सभी लोग, पाठ्यक्रम के एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? पाठ्यक्रम के एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, बताइए सब लोग। आईके डेविस या किलपैट्रिक, ब्लूम या हिल्दतावा। पाठ्यक्रम का एकीकृत दृष्टिकोण का उपयोग किसके द्वारा किया गया, है ना? तो यहां पर से देखिए, एकीकृत दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करते हैं, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि एकीकृत दृष्टिकोण क्या है। एक सेंट्रलाइज दृष्टिकोण, हमारा पाठ्यक्रम जो है वो एक सेंट्रलाइज वे में कार्य करना चाहिए। और आपको पता होगा कि किलपैट्रिक हैं, इन्होंने इसकी बात की है और इन्होंने परियोजना विधि को भी महत्व दिया है। इन्होंने बोला था कि जो परियोजना विधि है ये भी महत्वपूर्ण है। हम जितनी भी चीजें बच्चे को कराते हैं उसमें हम बच्चे को जो कंसेप्ट दे रहे हैं, संप्रदाय दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चे को प्रैक्टिकल्स कराने महत्वपूर्ण है, परियोजना कराना महत्वपूर्ण है। तो परियोजना विधि को भी इन्होंने आगे बढ़ाया और उन सब के साथ कंप्लीट
जो इंटीग्रेटेड आपका नजरिया हो सकता है कि बच्चे को कंप्लीट पैकेज कैसे दिया जाए, इस पर इन्होंने बात की। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकीकृत दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं, ये सबसे पहले किलपैट्रिक के द्वारा ही दिया गया, और जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड रूप से, मतलब क्लास के साथ साथ जितने भी बाकी चीजें हैं उन सभी चीजों को आपके एजुकेशन से जोड़ना, या आपका जो एजुकेशन मॉडल है, आपका जो तथ्य है उसमें उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उन सभी चीजों को देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। राइट, चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण का प्रासंगिक प्रबंधन मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? शिक्षण का प्रासंगिक प्रबंधन मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? अब यहां पर देखिए, प्रासंगिक प्रबंधन मॉडल की बात करते हैं, मतलब जो कॉन्टिजेंसी मैनेजमेंट मॉडल है कि किस प्रकार से प्रसंग, मतलब आप लोग समझते हैं ना, किसी भी रूप में, किसी भी तथ्य में, किसी चीज को हम जब देखते हैं तो वो एक अपने आप में एक प्रसंग है, अपने आप में एक तत्व है। तो ये जो प्रासंगिक मॉडल है, ये आपको पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया। तो शिक्षण का प्रासंगिक प्रबंधन मॉडल बीएफ स्किनर के द्वारा विकसित किया गया। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को, जी बिल्कुल बिल्कुल, स्किनर के द्वारा वे विकसित किया गया, और इसी को हम लोग क्रिया प्रसूत मॉडल भी बोलते हैं गाइस। इसी को हम लोग क्रिया प्रसूत मॉडल भी बोलते हैं। राइट, जो प्रासंगिक प्रबंधन का मॉडल है इसको ही हम क्रिया प्रसूत मॉडल भी बोलते हैं, जो बीएफ स्किनर के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इस मॉडल में शिक्षक जो है वो जो आपकी पुरस्कार प्रणाली है, या जो आपका पर्यावरण को नियंत्रित करने का प्रणाली है, इसको लिमिट करता है, इसको नियंत्रित करता है, इसको कंट्रोल करता है कि किस हद तक, किस रूप में चीजों को दी जानी चाहिए। तो ये आपका जो है शिक्षण का प्रासंगिक प्रबंधन मॉडल जो है, ये बीएफ स्किनर के द्वारा ही दिया गया है, और उन्हीं के द्वारा ये कहा गया है, जो कि आपका क्रिया प्रसूत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। चलिए यहां पर देखेंगे सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फ्लो चार्ट पर विचार करें। आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इनपुट, प्रोसेसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। आपको बताना है कि यह फ्लो चार्ट किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए, यह फ्लो चार्ट किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। आप लोगों ने सिलेबस में अगर देखा होगा तो एक आपका क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपका यहां पर एक सिस्टम है जो आपको पूछा जाता है, और सब लोग यहां पर बताएंगे। एवरीबॉडी हैज टू आंसर। बिल्कुल, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। इस फ्लो चार्ट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है, आउटपुट है और फीडबैक है। तो कोई भी चीज आप पहले इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है, और जब प्रोसेस होता है तो उसका आउटपुट निकल जाता है, और जब उसका आउटपुट निकलता है तो फिर उस पर आप फीडबैक देते हैं, और बेस्ड ऑन द फीडबैक फिर वो इनपुट में जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की संरचना। तो इंफॉर्मेशन है, उसका संचार होता है। इनपुट क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, इसका संचार होता है, प्रोसेस होता है, और ये आउटपुट में जाता है, और फिर वो बेस्ड ऑन द अपडेटेड इनपुट में आता है। मतलब जब आउटपुट हो गया तो उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलती हुआ, उसके हिसाब से फिर इनपुट भी अपडेट होता है, और ये सूचना और प्रौद्योगिकी का संचार है। इसलिए यहां पर ये आईसीटी आप लोग का एक चैप्टर आता है। राइट, इस आईसीटी से ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ आईसीटी आपको यहां पर दिया गया है। राइट एवरीबॉडी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मूल्यांकन क्या है सब लोगों को बताना है। एवरीबडी हैज टू से व्हाट इज मूल्यांकन, इवैल्यूएशन क्या है। क्या एक गुणात्मक प्रक्रिया है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रक्रिया है, या क्या है, बताइए सब लोग। मूल्यांकन क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है, एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और यहां पर एक मात्रात्मक प्रक्रिया और गुणात्मक दोनों है, क्या है, सब लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, जब मूल्यांकन की जब भी हम बात करते हैं तो मूल्यांकन आपका गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, ठीक है। गुणात्मक जो है भी होता है और मात्रात्मक भी होता है। तो यहां पर हमारा जो सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या कहता है कि ये क्वांटिटी भी है, क्वालिटी। आप बोलेंगे कैसे, दोनों है। आप जब एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है, आपको मार्किंग मिलता है, वो मात्रात्मक हुआ। और आपकी क्वालिटी को कई बार ग्रेडिंग में बताया जाता है, या कई बार उसको मार्क में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आपके क्वालिटी को परखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, ये गुणात्मक है। आप समझ रहे मेरी बात को। मार्किंग दे देना एक चीज है, लेकिन कई चीजें बस महसूस की जाती है कि इस मतलब उसको मार्क के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, वो आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो गुण है, उसको फील किया जाता है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिक्रिया, इसके अंतर्गत दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। एवरीबडी हैज टू आंसर। योगात्मक मूल्यांकन से कौन सा कथन संबंधित है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचियों को समझना और कमजोरियों का निदान करना है, या यह प्रासंगिक जानकारी देता है जो कक्षा के निर्देशों को बेहतर बनाने में मदद करता है, या यह पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद किया जाता है। क्या करेक्ट आंसर है। योगात्मक मूल्यांकन के संबंध में आपको बताना है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन जो है दोस्तों, ये आपका जजमेंट करता है, आपका फाइनल इवैल्यूएशन करके बताता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। बस इसमें कोई इंप्रूवमेंट वाली बात नहीं है। ये जो है रुचियों को समझना, कमजोरियों का निदान करना, ये निदानात्मक उपचारात्मक में होता है। ये अधिगम प्रक्रिया में नहीं चलता है, ये सबसे लास्ट में होता है। अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद का ये प्रोसेस है ना। इसलिए यहां पर हमारा अगर आप बात करिएगा तो ये बेहतर बनाने की कोई बात नहीं है इसमें, ये बस आपके आउटपुट को बताता है। यस या नो एवरीबडी, है ना, ये बस आपके आउटपुट को बताता है। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहां पर आप लोग देखिए कि √3 जो है वो क्या है। √3 एक डैश संख्या है। ये प्रश्न किस प्रकार का है। अगर आप ये मत सोचेगा कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, नहीं, मैं आपको बस पूछ रहा हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन किस प्रकार का प्रश्न है। क्या ये स्मरण शक्ति पर आधारित प्रश्न है, या आपके ज्ञान पर आधारित प्रश्न है ना, या आपके निबंधात्मक प्रश्न है, राइट, या आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए, √3 एक डैश संख्या है, ये जस्ट एक स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज का जब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, किसी भी चीज के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो वो उसके अंदर जो फीचर्स हैं, उसके अंदर जो उसको कुछ बोला गया है, वो आपको याद करना है ना। तो √3 एक क्या संख्या है, इस प्रकार की चीज अगर हम क्वेश्चन किसी को पूछते हैं तो ये हमारे स्मरण शक्ति पर आधारित प्रश्न है, रिकॉल टाइप क्वेश्चन है, कि आपको पहले बता दिया गया है कि भैया √3 ये संख्या है, और उस हिसाब से आप जो है √3 के बारे में बता रहे हैं, राइट। ये आपका एक याद करने वाला प्रश्न है। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको डायरेक्ट पूछ दिया गया कि ये क्या है, तो वो आपका जो है उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, है ना, वो है और वो ही है, इसलिए ये स्मरण शक्ति वाले प्रश्न है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। प्रेरणा किसी गतिविधि को सक्रिय करने, उसकी पुष्टि करने और विनियमित करने की प्रक्रिया है।
मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ arousing, sustaining and regulating an activity। तो आपको यहां पर बताना है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। पहली बात तो परिभाषा आप लोग समझ लीजिए कि यहां पर हमारा बात है कि जो मोटिवेशन है, राइट, जो प्रेरणा है, अगर हमारे अंदर किसी चीज का मोटिवेशन है तो हम उस काम को करने के लिए सक्रिय होंगे, वाजिब सी बात है कि बिल्कुल होंगे। हम उस काम को करने के लिए अपनी जो है उसकी पुष्टि करने के लिए या उसको जो हम रेगुलेट करने के लिए हम एक बेहतर आप एक्साइटेशन रखेंगे अपने अंदर। ये सब बात सही है ना। सक्रिय करने में, उसकी पुष्टि करने में और उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से डील करने में आप एक्टिव होंगे। ये कथन गुड का है, ठीक है, गुड का ये कथन है और उन्होंने ये परिभाषा दी है और ये बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। अगर हमारे अंदर किसी चीज का मोटिवेशन है तब जाके हम उस चीज को बहुत बढ़िया से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से उस चीज को समझ सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा का निम्नलिखित चक्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। चक्र को ध्यान से देखिए। नीड है सबसे ऊपर, आवश्यकता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर उसके बाद अंतर्नाद है, उद्वेलन है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, उपलब्धि है और उसके बाद उद्वेलन की कमी है, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको आवश्यकता आई, उसके बाद आप उसके लिए एक्टिव हुए और जैसे ही आपके मतलब अंदर से आई कि आपको करना है, राइट, उसके बाद आप उद्वेलित हुए उसके लिए, फिर आप उसके लिए काम किए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किए, फिर आपको जैसे मिल गया वो चीज तो फिर आपका उद्वेलन में यानी कि पुनर्बलन में कमी आ गया। तो ये किसका कथन है। तो प्रेरणा का जो यह चक्र है ये हिलगार्ड के द्वारा दिया गया है। प्रेरणा का यह चक्र किसके द्वारा दिया गया है, हिलगार्ड के द्वारा दिया गया है, हिलगार्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और आवश्यकता हमको होती है तो उसके बाद बाकी के जो प्रोसेस हैं वो चीजें होती है और फिर जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाता है आवश्यकता हमारा एंड हो जाता है। जैसे अभी आपको सीटेट की आवश्यकता है, आप पूरा एकदम प्रोत्साहित हैं, पुनर्बलित हैं, जैसे एग्जाम होगा कान में तेल देके ठंडी में रजाए और के सोए रहेंगे सुबह के 10 बजे तक। तो यही है, क्योंकि तभी आपका जो है उद्वेलन में कमी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चरण में बालक निम्न विशेषताओं का प्रदर्शन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आपको बताना है किस चरण में, और विशेषताएं आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, विशेषताएं आपको दी गई है। विशेषता क्या है कि बालक जो है वो मूर्त समस्याओं से जुड़ी हुई बात जो है उसके प्रति संवेदनशील हो जाता है और लेकिन चिंतन को क्रमबद्ध या अनुक्रमिक नहीं कर पाता है। ठीक है, मूर्त समस्या कर पाता है, समस्या का सामान्यीकरण की प्रवृत्ति भी विकसित कर लेता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। तो जब बच्चा स्वयं निर्णय में लेने में भी सक्षम हो जाता है और मूर्त चीजों को समझ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है एवरीबॉडी? ऑटोमेटिकली आपको यहां पर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये चीज जो है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही, जब बच्चा मूर्त समस्याओं को कर पाता है। तो यहीं पर आपको आंसर मिल गया। अगर ये वर्ड नहीं भी रहता फिर भी आप समझ सकते थे कि चिंतन करने लगता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं कर पाता है, सिस्टमेटिक नहीं कर पाता है, समस्या का सामान्यीकरण की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाता है और स्वयं भी निर्णय लेने में वो सक्षम हो जाता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है करेक्ट आंसर है इसके अंतर्गत। राइट एवरीबॉडी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से, अरे यार, ना हो गया ये क्वेश्चन, तो अभी हो गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी जो है वो विशेष बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको बताना है कि विशेष बालकों के अंतर्गत कौन सी श्रेणी नहीं आते हैं। विशेष बालक आप लोग को पता है, राइट, जो कि किसी विशेष आवश्यकता से जुड़े हुए रहते हैं, वो बालक को हम लोग विशेष बालक कहते हैं। तो पिछड़े बालक या प्रतिभाशाली बालक या अपराधी प्रवृत्ति के बालक या भावुक बालक कौन नहीं आते हैं विशेष बालक की श्रेणी में, बताइए मुझे। विशेष बालक की श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? एवरीबॉडी हैज टू से।
दोस्तों विशेष बालक की श्रेणी में पिछड़े बालक आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। प्रतिभाशाली आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अपराधी बालक आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्योंकि जो भी बच्चा सामान्य नहीं है, विशेष है, वो पिछड़ा भी है, प्रतिभाशाली भी है और अपराधी भी है। लेकिन भावुक बालक, इमोशनल बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है विशेष बालक की श्रेणी में, इसलिए भावुक बालक नहीं आते हैं। ये करेक्ट आंसर नहीं है। भावुक बालक मतलब ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये किसके लिए ज्यादा उपयोगी है? विद्यार्थी के लिए, मतलब आयोजक के लिए, प्रबंधक के लिए, शिक्षक के लिए या अभिभावक के लिए? दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान की हम बात करते हैं, एजुकेशन की जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? कौन इसको ड्राइव कर रहा है? टीचर। टीचर पढ़ा रहा है तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है कि बच्चे को समझ में आए, इस चीज का ज्ञान सबसे ज्यादा किसको जरूरी है? टीचर को जरूरी है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान किसके लिए हो गया हमारा? टीचर के लिए हो गया। तो शिक्षक विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? टीचर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो टीचर होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि हम कैसे करें कि बच्चा बढ़िया से समझे, क्योंकि बच्चे को तो बताना ही है। तो एज ए टीचर, जब आप टीचर बनेंगे या जब जैसे हम अभी टीचर हैं, तो हमें ये चीज समझना बहुत अनिवार्य है कि इस बात को हम कैसे रखेंगे कि आपके मनोविज्ञान तक चीजें पहुंचे। यही एजुकेशन साइकोलॉजी का फ्रीक्वेंसी है जो टीचर से लेके स्टूडेंट की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी कक्षा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिकता वाले 3 व्यापक सामान्य दृष्टिकोण क्या है? समावेशी शिक्षा आपको पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको यह बोला जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिकता वाले 3 व्यापक सामान्य दृष्टिकोण क्या है? मतलब समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें से क्या है? देखिए, इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष अनुदेशन, ये हैं, बिल्कुल है। इसके साथ साथ सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव अधिगम, ये भी है। सहकर्मी शिक्षण, जो दोस्तों के साथ मिलकर करना, ये भी है। तो ये सही लग रहा है। अप्रत्यक्ष अनुदेशन गलत हो गया। दृश्य श्रव अनुदेशन, व्यक्तिगत अधिगम, साधारण शिक्षण, साधारण शिक्षण जैसा कोई बात नहीं है। ये सबसे बेस्ट आंसर है अगर आप देखिएगा तो। जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोऑपरेटिव लर्निंग है और पीयर ट्यूटरिंग है। पीयर ट्यूटरिंग मतलब जो एक दूसरे को हम मदद करते हैं, एज ए स्टूडेंट कोऑपरेट करते हैं। तो ये सबको समान शिक्षा देने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, सबसे ज्यादा मदद करेगा सबको समान शिक्षा देने में। इसलिए हमारा ये आपका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैकलेवर और पेज, या मैकाइवर और पेज भी इसको बोलते हैं। तो इनके अनुसार जीवन के जो सभी गुण हैं डैश में निहित होते हैं, लेकिन गुण का उद्भव डैश पर निर्भर करता है। आप समझिए बात को। मैकाइवर और पेज के अनुसार ये आप बोला जाता है, ये पूछा जाता है कि जीवन के सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं, किस में निहित होते हैं, और लेकिन गुणों का उद्भव किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। देखिए, जीवन के सभी गुण स्टार्टिंग से किस चीज में निहित होते हैं? स्टार्टिंग से क्या होता है? आनुवांशिकता। तो यहां पर जीवन के जो सभी गुण हैं वो आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, उसमें निहित होते हैं। लेकिन गुणों का जो उद्भव है, आप में आया चीजें कहां से? हेरिडिटी से। अब ये कैसा आगे बढ़ेगा, अब ये कैसा इवोकेशन होगा, कैसी क्वालिटी आगे चलेगी, ये आपके पर्यावरण पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ये बात मैकाइवर और पेज ने कही है और बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम जो भी अपने लाइफ में, अपने सिचुएशन में जिंदगी जीते हैं, उसमें जीवन की जितने भी गुण हैं ये आनुवांशिकता पे ही निर्भर करते हैं, क्योंकि शुरुआत आनुवांशिकता से ही होता है। किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा आनुवांशिकता से ही होती है, क्योंकि जब से जन्म होता है तभी से आनुवांशिकता ही एक फैक्टर है जो हमारे साथ रहती है। इसलिए जीवन के जितने भी गुण हैं वो आनुवांशिकता पर निर्भर करते हैं, और आगे चलने के बाद ये चीज हमारे अंदर पर्यावरण के थ्रू, हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू, हमारा जो आसपास है वातावरण, उस वातावरण के थ्रू हमें और आगे बढ़ने में,
हमें और आगे चीजों को समझने में, हमें और आगे उन चीजों को ले जाने में, एवोकेट करने में हमें मदद करता है। तो हमारा यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों? यहां पर हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट।